Thank you, Amruta ma'am. I Yes. think it's 12. So officially, I welcome you all and good morning to all the respected coaches. So on the behalf of Sports Authority of India, again, I welcome you all on the online coaches development program. And our today session is child psychology. बहुत अच्छा एक टॉपिक है जो काफी मैंने 7-8 लोगों से रिक्वेस्ट किया था इसके लिए, बट अमृता मैम इज वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया और हमारे बीच में आए थे. सो नाउ आई ऑफिशियली हैंड ओवर टू अमृता मैम. अमृता मैम, वी शैल स्टार्ट नाउ. Thank you so much, sir. Thank you. तो काइंडली जिसका भी कोई क्वेश्चन रहेगा प्लीज आप टाइप करके भेजिए. बिल्कुल. मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी सर कि वो टाइप कर रहे हैं जब क्वेश्चंस, तो हम थोड़ा सा लास्ट के लिए रखें क्वेश्चंस. अगर कोई स्पेस मिले तो हम बिल्कुल क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन होगा ये बिल्कुल कोचेस को बहुत अच्छा लगने वाला है. इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि साइकोलॉजी वैसे तो मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है. कोचेस खुद से काफी हद तक बच्चों की साइकोलॉजी समझते हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई की वजह से, हमारे जो मास्टरल प्रोग्राम में हम जो थियोरी सीखते हैं उससे हम एप्लीकेशन कैसे करना है ये सीखते हैं. और अगर मैं इसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करके आपको इस थियोरी और प्रैक्टिकल नॉलेज को बैलेंस करना सिखा पाऊँ तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी. सो आज का जो सेशन है वो है applying child psychology, but applying child psychology in sports psychology by bridging the gap between theory and practice. हम थियोरी को अब प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं. ये बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है. तो एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो, लेकिन पानी तो घोड़े को ही पीना है. सो वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे जो जिम्नास्ट है वो जो भी आपने सिखाया है वो सब कुछ करे, लेकिन क्या वो जिम्नास्ट वो चीज करेंगे या नहीं करेंगे ये सिर्फ उस जिम्नास्ट के ऊपर ही निर्भर है. फिर आप मुझे पूछोगे कि हमारा रोल क्या है. तो आज के सेशन में हम यही जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कि आपका इस पूरे एटमॉस्फेयर में आपका क्या रोल है. रोल ऑफ अ कोच इन मेंटल स्किल ट्रेनिंग. बहुत जरूरी है कि हमारे सबके किचन में जो स्प्राउट्स होते हैं वो पूरे 2-4 साल तक वैसे ही आपके किचन में रह सकते हैं, लेकिन जब उस स्प्राउट्स को आप पानी में भिगो के उसे स्प्राउटिंग के लिए रखते हो, उसे जान उसमें लाते हो, उसे सॉइल में डालते हो, उसमें पानी डालते हो, उसे सनलाइट देते हो, तो उस ही स्प्राउट से आप एक सैपलिंग को, एक पौधे में एक पेड़ को बढ़ते हुए देख सकते हो. इस वातावरण को मैं आपके रोल के साथ कंपेयर करने वाली हूँ. कोचेस का क्या रोल है. कोचेस का रोल है एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जिसमें मेंटल स्किल्स डेवलप हो सकते हैं और मेंटल ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है. आप देख सकते हो कि राइट साइड का जो पिक्चर है उसमें जब पानी और सनलाइट मिला है तो एक पौधा अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन जब सिर्फ पानी या सिर्फ सनलाइट मिल रहा है तो वो पौधा उतना फ्रेश नहीं लग रहा है. तो अगर हम वो एक पूर्ण वातावरण दे पाए अपने बच्चों को तो जरूर वो भी खिले हुए और अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए हमें दिखेंगे. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन होती है. क्या है ये अड़चन? ये अड़चन है हमारा एटीट्यूड, हमारा अप्रोच. मैं जानती हूँ कि आप कहोगे कि काफी बार बच्चों का रिसेप्टिविटी या तैयारी नहीं होती कोई चीज सुनने की, लेकिन मैं इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पहले हम अपने आप में थोड़े से चेंजेस लाने की कोशिश करें, ताकि जब हमें तकलीफें आती है, हमें रिजल्ट्स आते हैं, तो हम बच्चों को उसके अच्छे एग्जाम्पल्स दे पाए. तो क्या है ये सबसे बड़ा चीज जो हमें सीखने से रोकता है या फिर आगे बढ़ा सकता है? इसके लिए एक छोटा सा वीडियो प्ले करने वाली हूँ. There are two types of mindset we can cultivate. One that embraces problems as opportunities to learn, and one that avoids them, often out of fear to fail. People that avoid conflicts can be described as having a fixed mindset. Those who see problems as interesting challenges have a growth mindset. Sometimes we like to switch from one to the other. People have a fixed mindset because they believe that basic qualities like intelligence or talents are fixed traits, and that these traits are responsible for success. They often like to document past achievements. With a growth mindset,
People believe that new abilities can be developed through practice. This view creates the love for learning that most great leaders and artists have in common. For them, life becomes an exciting journey with endless opportunity to figure out new things and advance. To develop a growth mindset, Dr. Carol Dweck, the Stanford University professor who coined the term, advises leaders, teachers, and parents to celebrate trying. Teachers should applaud students for any grade if they studied hard. Parents should encourage their children to develop any new skill they are interested in. Doing this will make them learn the skill of learning, which will also help them back in the classroom. To illustrate the difference in everyday life, let's observe two imaginary kids. Jay thinks you've either got it or you haven't. Anne knows that she can learn anything if she wants it enough. At physical exercise, Jay avoids challenges. When it's time to jump over the vaulting horse, he's afraid to look stupid and be laughed at. Anne embraces any challenge. It's exciting. It's fun. She knows that failing is part of learning, and if she tries hard, at the end, nobody will laugh at her. Jay avoids feedback. If the teacher tells him how to improve an assignment he has been working on, he takes it personally. Anne knows that to improve, she needs to listen to constructive criticism. She also understands that it's not her that is being assessed, but the results of her work on that one day. Jay always takes the easy road. For example, he likes escalators and hates to take the stairs. When he is practicing the guitar, he stops the moment he's getting stuck. Anne usually doesn't even take escalators. She jumps up the stairs, counts every step in her head, and enjoys feeling the blood rushing through her veins. She practices the drums every morning for 15 minutes. Not that she always enjoys it, but she knows that effort is part of a journey to a more fun life. Anne likes to see others succeed. It inspires her. She knows that if she motivates her friends to get better, she herself is likely to grow too. If his friends try new things and succeed, Jay feels threatened. He's afraid that their success will put pressure on him to do more with his life too. Modern companies look for employees with a growth mindset because they solve problems and persist despite obstacles. To spot the right ones, some ask during the interview whether the job applicant believes if managers are born or if management is a skill learned. Jay thinks that managers are born. Anne gets the job. Neuroscientists support the idea. They confirm that the brain grows like any other muscle in the body, with training. Studies show that adopted twins tend to have higher intelligence compared to their siblings who stayed with their biological parents. The difference appears to come from the higher educational levels of adoptive parents and shows that nurture is more important than nature. A simple switch in how a person views a situation can mean the world of difference. Not just the outcome of that situation, the outcome of that person's place in life. As the late poet Samuel Beckett once said, "Ever tried, ever failed? No matter. Try again, fail better." What do you think about the concept? Is it overly simplistic? And if you buy the idea, do you believe it is possible to make a permanent switch from a fixed to a growth mindset? Please share your thoughts in the comment section below. ओके सो हमने एक छोटा सा वीडियो देखा। सर मैं पूछना चाहती हूँ किसी को कुछ कहना है इस वीडियो के ऊपर? आप पूछ सकते मैडम हैं। कहना चाहता हूँ अगर इसको एक बार ब्रीफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा वीडियो के थ्रू, मतलब इसका एम क्या था। बिल्कुल सर, ये वीडियो जो था ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारा एटीट्यूड, हमारा अप्रोच चीजों के पास देखने का दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक हो सकता है ग्रोथ माइंडसेट। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि इंटेलिजेंस हो या टैलेंट हो ये फिक्स्ड है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। यानी काफी लोग ऐसे कहते हैं कि जिम्नास्ट ये बॉर्न जिम्नास्ट है। मैं गलत नहीं कह रही उसे, लेकिन विद स्किल एंड विद प्रैक्टिस हम एक स्किल लेवल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं।
मे बी नॉट टू द हाईएस्ट लेवल, लेकिन काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ये जानते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हम शायद एकदम बेस्ट नहीं हो सकते, लेकिन ये हम हमारी एबिलिटीज को ग्रो कर सकते हैं। फिर इससे क्या होता है, इनका चैलेंजेस की ओर देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं इनको चैलेंजेस पसंद नहीं आते क्योंकि ये फेल नहीं होना चाहते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो है वो कहते हैं कि ठीक है, मैं गिरूंगा, शायद गलत हो जाएगा, लेकिन इससे मैं एटलीस्ट ट्राई करूंगा और बेहतर बनना सीख जाऊंगा। सो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, इनका सक्सेस रेट ज्यादा होता है। उसी के साथ फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ये फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी जैसे नहीं देख सकते। वो कहते हैं कि ये तो एक डेड एंड है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ये फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हम और बेहतर कैसा कर सकते हैं। लास्टली फिक्स माइंडसेट वाले नई चीजें ट्राई ही नहीं करना चाहते, और ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ये नई नई चीजें ट्राई करने में एक आनंद, खुशी महसूस करते हैं। मेरा यही कहना था सर कि बच्चों से हमें अपेक्षा है कि जिम्नास्टिक्स के अलग अलग लेवल के जो स्किल्स है ये उन्हें फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आएंगे ऐसा नहीं होगा। ये बार बार फेल होंगे और उसके बाद ही प्रैक्टिस के साथ उन्हें वो एलिमेंट या कोई जो कंसर्न है, स्किल है, ये वो सीख पाएंगे। इसके लिए उनका ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि जो भी स्किल्स है वो सिर्फ टैलेंट स्टैग्नेंट नहीं है, मेरा टैलेंट बढ़ सकता है अगर मैं मेरे एफर्ट्स और मेरी स्किल को डेवलप कर सकूं। ये छोटा सा वीडियो था ये दिखाने के लिए कि कोचेस और पेरेंट्स का रोल ये एक माहौल बनाने का है और बच्चे का फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर लेके जाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। अगर ये होगा रियल हमारा टास्क, तो सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे सब पूछते हैं मैडम आप टिप दे सकते हो, कोई स्पेशल टिप होगी? तो ये टिप यानी होता क्या है? टिप यानी आज का हमारा जो सेशन है इसी को हम टिप कहते हैं। थियोरी को हम अगर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर पाए और यूज कर पाए, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं होता। मैं जानती हूँ आप इतने सारे सेशंस अटेंड कर रहे हो, सबके अटेंड कर रहे हो, सुनने के लिए इजी लगता होगा, लेकिन जब अप्लाई करते हैं तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आती है। ये डिफिकल्टीज क्यों आती है? क्योंकि थियोरी में बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, लेकिन हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो वो स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स के साथ, सेटअप के साथ नहीं आते। अलग अलग चैलेंजेस हर दिन आते हैं और इसी के लिए हमें समझना चाहिए कि हमारी जो इनसाइड स्टोरी है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे जिम्नास्ट पूरे टाइम सिर्फ जिम्नास्टिक्स के बारे में नहीं सोचता, उसके दिमाग में और बहुत सारी चीजें होती है, गेम के बारे में, स्कूल के कॉलेज के बारे में, रिकवरी के बारे में, फिजिकल कंडीशनिंग के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में, फैमिली इवेंट के बारे में। वैसे ही जिम्नास्टिक्स के कोच में इतनी सारे दिमाग में इतने सारी चीजें चलते रहती है, इतने सारे बच्चों के अलग अलग तरीके से, प्लस वो सिर्फ कोच नहीं है, वो एक इंडिविजुअल भी है, तो उनके पर्सनल इश्यूज भी उनके दिमाग में चलते रहते हैं। इसकी वजह से काफी बार थियोरी प्रैक्टिस में उतरने से पहले ही रह जाती है। तो सबसे पहला पायदान जो हमें क्रॉस करना है, फर्स्ट हर्डल इज कि आपको ये समझ के लेना है कि फिर हम मेंटल ट्रेनिंग स्किल्स क्यों निग्लेक्ट करते हैं। अगर आप समझ पाए तो ही हम आगे जाके इस चीज को बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। मेंटल ट्रेनिंग या मेंटल स्किल्स दिखती नहीं है, इसके लिए वो अपने आप से बढ़ती होंगी। ये जो हमारा एक मिसकंसेप्शन है, इसे हमें निकालना होगा। ऐसा भी है, लगता है काफी लोगों को कि मेंटल स्किल्स वी आर बॉर्न विद इट, तो ऐसा नहीं है, हम डेवलप कर सकते हैं मेंटल स्किल्स को। लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ नॉलेज, इसकी वजह से काफी बार कोचेस और बच्चे मेंटल ट्रेनिंग की ओर निग्लेक्ट कर देते हैं। उसी के साथ अगर मैं एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे? क्या मुझे पागल समझेंगे? क्या मुझे अलग तरीके से देखेंगे? इस डर की वजह से हम मेंटल ट्रेनिंग को ध्यान नहीं देते। सो इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंटल ट्रेनिंग सिर्फ प्रॉब्लम वाले एथलीट्स को होता है। ऐसा नहीं है, मेंटल ट्रेनिंग सबके लिए जरूरी है। अगर हम प्रीहैब अच्छा करें तो हमें इंजरी और रिहैब की जरूरत कम पड़ेगी। वैसे ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहता है कि अगर हम उनका फाउंडेशन अच्छा करें तो चैलेंजेस और उसकी वजह से लगने वाला काउंसलिंग शायद सबको नहीं लगेगा, कुछ थोड़े ही लोगों को लग सकता है। ये क्या सिर्फ टॉप एथलीट्स के लिए है? तो नहीं, ये हर किसी के लिए जरूरी है। सो मेंटल ट्रेनिंग की शुरुआत हमें 10 साल की उम्र से चालू ही करनी है।
उसी के साथ क्या हम यहाँ पर कोई सॉल्यूशंस देते हैं? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर बिल्कुल क्विक सॉल्यूशंस नहीं देते कि आज मैंने इंजेक्शन दे दिया कॉन्फिडेंस का, कल आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल नहीं। ये एक प्रोसीजर है, हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं। पेशेंस रखना जरूरी है, यही एक सबसे इंपॉर्टेंट मिथ है। और लास्ट है कि इसका कोई उपयोग नहीं है। काफी सारे लोगों को लगता है मेंटल ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता। अगर हम उसका उपयोग ही नहीं करेंगे तो उसका फायदा हमें कैसे पता चलेगा? एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपके बच्चों को पूरा का पूरा सेट आता है। अगर एक बार सेट आ जाए तो क्यों ना वो डायरेक्ट कंपटीशन के टाइम ये सेट कर ले। अगर ये थॉट हम उन्हें देंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं सर, नहीं नहीं मैम, मुझे रोज करना है ताकि मैं कभी ना भूलूं। तो जैसे आप जिम्नास्टिक्स के स्किल को हर रोज प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही आपको मेंटल ट्रेनिंग को भी हर रोज प्रैक्टिस करना होगा, ताकि उस कंपटीशन के दौरान आपको कुछ नया ना लगे। मेंटल ट्रेनिंग भी आपके रोज के ट्रेनिंग जैसा एक सिस्टम बन जाए। अब मैं रियल सेशन के लिए शुरुआत करती हूँ। पिछले सेशन में हमने 4 थियोरी सीखी थी। उन थियोरीज का अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है, ये मैं इस सेशन में सिखाने वाली हूँ। सो लाइक वी नो कि हमने सबसे पहला थियोरी जो देखा था वो था अटैचमेंट थियोरी। मैंने कहा था कि माँ और बच्चे में जो अटैचमेंट होता है, उससे उसका सेल्फ इमेज, वो अपने बारे में क्या सोचता है, ये डेवलप होता है। स्पोर्ट्स में आप उनके लिए उसी माँ बाप का रोल प्ले करते हो जैसे उनके लाइफ में होता है। आपका और उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, इसके ऊपर उनका अपने बारे में सोचना और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दोनों निर्भर है। फिर ये अटैचमेंट कैसे डेवलप करोगे? आप अलग हो, एथलीट अलग है, कैसे ये अटैच करेंगे? तो हमें अटैच करने वाली कोई चीज है, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। सोचिए, पहले हम किसी के साथ कांटेक्ट करते हैं, एक बच्चे से बुलाते हैं उस बच्चे को, उससे थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं, उसे इंटरेक्शन कहते हैं। थोड़ा सा इंटरेक्ट करने के बाद वो कॉन्वर्सेशन होने लगता है, हमारा कनेक्शन जुड़ने लगता है, फिर बच्चा खुल के बात करने लगता है जिसे हम डिस्कशन कहते हैं, और फिर आपकी बातें बढ़ने लगती है, टॉकिंग के ऊपर जाती है। अगर आपको और आपके बच्चे को, आपके जिम्नास्ट को आपका अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होगी तो वो है कम्युनिकेशन। आप बोलोगे तो कम्युनिकेशन तो हम रोज करते हैं, इसमें क्या अलग है? मैंने आपसे कहा था आपका रोल है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। क्या सच में आपके बच्चे बिना डरे आपसे बात कर सकते हैं? क्या वो आपसे बात करते हैं? अगर वो आपसे सच्ची में बात करे, क्या आप उनसे गुस्सा हो जाते हो कि अगले बार वो ऐसी बात करने से आपसे डरते हैं? ये कुछ सवाल है जिनके साथ मैं आपको छोड़ने वाली। अब कम्युनिकेशन में काफी बार हम क्या बोलते हैं इसके ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन ऐसा कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होगी तो वो है लिसनिंग। क्यों लिसनिंग? लिसनिंग क्यों इतना जरूरी है? लिसनिंग जरूरी है क्योंकि मैं जो आपसे बोल रही हूँ और आप जो सुन रहे हो, ये इतनी आसान प्रोसीजर नहीं है। आप जो बोलते हो ये मैसेज किसी चैनल के थ्रू, बात से, लिख के या वीडियो से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, आपके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से मेरे तक पहुंचती है। काफी बार ऐसे होता है कि आप कुछ कहना चाहते हो, बच्चा और ही समझ लेता है। क्या ये हेल्दी कम्युनिकेशन है? बिल्कुल नहीं। आप अच्छे के लिए उसे बोल रहे हो, बस बात करने के ऊपर नहीं, लिसनिंग के ऊपर ध्यान देना है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना। लिसनिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं हम? तो सबसे पहली चीज मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था, कुछ भी सीखने के लिए पहले अटेंशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला जो स्किल है लिसनिंग का, वो है बी अटेंटिव। आपके बच्चे काफी बार सिर्फ शब्द से नहीं, अपनी बॉडी के नॉन वर्बल क्यूज से भी काफी कुछ बताते रहते हैं। लेकिन आप जो समझ रहे हो, क्या वही वो बच्चा बोलना चाहता है? ये कंफर्म करने के लिए आपको उनको ओपन हैंडेड क्वेश्चंस, यानी जिसका उत्तर वो दे पाए, हाँ या ना में नहीं, पूरे वाक्य में उसका उत्तर दे पाए, ऐसे प्रश्न उनको पूछने हैं। जैसे ही आप प्रश्न पूछने लगोगे, आप उनके पूछे, अच्छा तो आपको ऐसा लग रहा है, क्या आपको वैसा लग रहा है? आप जैसे ही प्रोब करोगे, क्लैरिफिकेशन मांगोगे उससे, तो आपको उनके मन में चलने वाली सच्ची चीजों के बारे में पता चलने लगेगा। इसको आप जब पैराफ्रेज यानी समराइज करोगे, तो आपका और बच्चों का इमोशनल ट्यूनिंग हो जाएगा। उन्हें जो लग रहा है वही आप समझ पाओगे। अब जब आप ये सब समराइज करोगे, तब आपको रियल प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आएगा।
काफी बार हम लिसनिंग के पास उतना ध्यान ही नहीं देते। हमारा ये हमें प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा कल्चरल डिफरेंस है। हम एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर में रहते हैं जहां पर हमारे पास हायरार्की होती है। हम बड़ों के सामने बात नहीं करना ये एक संस्कार मानते हैं, और बड़े जब बात कर रहे हो तो आप कुछ ना बोलो ये भी हम संस्कार मानते हैं। लेकिन अभी हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। बच्चों को अगर हम पूरी तरह सुन के ले और फिर बात करें तो शायद हम उनके दोस्त होके उनसे वो सब कुछ कर सकते हैं जो शायद सिर्फ डांटने से या चिल्लाने से नहीं हो सकता। तो ये छोटी सी टिप है कि आप अपनी लिसनिंग स्किल के ऊपर काम शुरू कीजिए। आप देखोगे कि आपका और आपके एथलीट का अटैचमेंट इंप्रूव हो जाएगा। उसी के साथ आप काफी बार देखोगे कि आप आपके जिमनास्ट को फीडबैक देते हो, लेकिन वो फीडबैक वो सुनते ही नहीं है, वही वापस से मिस्टेक कर देते हैं। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना बोल रहा हूं लेकिन ये क्यों नहीं समझते। इसका भी एक कारण होता है। इसके लिए हमें पहले समझने की जरूरत है that there are 3 types of feedbacks. One feedback is called as positive feedback, second feedback is called as corrective feedback, and third feedback is called as negative feedback. आपने ये अच्छा किया, ये पॉजिटिव फीडबैक है। आपने ये ऐसा किया इसके लिए अच्छा हुआ, इसे करेक्टिव फीडबैक कहते हैं। आपने ऐसे क्यों किया, ये नेगेटिव फीडबैक होता है। काफी बार हम नेगेटिव फीडबैक के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं। अभी हमारा अप्रोच हमें पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर लाना है। लेकिन रिसर्च ऐसा कहता है कि पॉजिटिव फीडबैक से भी ज्यादा अगर किसी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट असर बच्चों के ऊपर होता है, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। यानी आप सिर्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बताते नहीं हो, तो इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है इसके बारे में भी बताते हो, और उसका एक प्रोसीजर है जिसे हम सैंडविच टेक्निक कहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपका सब जो बोला है आपने वो अच्छे से समझ के उसे यूज करे, तो आपको ये सैंडविच समझना पड़ेगा। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो तो वो आपको और सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी के लिए सैंडविच टेक्निक कहता है कि सबसे पहले आप बच्चे की कोई अच्छी चीज से शुरुआत कीजिए। उसे एक अच्छा वाक्य बोलिए जो उसके स्किल के रिलेटेड, उसकी क्वालिटी के रिलेटेड होगा। उसके बाद आप उसे एक्चुअल करेक्टिव फीडबैक दीजिए, उसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और आखिर में आपको उसे एनकरेज करना है, यानी आप ये कर सकते हो। एक कॉम्प्लीमेंट, एक फीडबैक और फिर एक एनकरेजमेंट, ये जब आप इस पैटर्न में सैंडविच टेक्निक के हिसाब से फीडबैक देते हो, इसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहते हैं। इससे ऐसे होता है कि बच्चे आपका सुनने के लिए एक माहौल उनका क्रिएट हो जाता है, वो आपके क्रिटिसिज्म फीडबैक के लिए रेडी होते हैं, और जब आप उन्हें इनकरेज करते हो तो उनका खुद की और उनके एबिलिटी की ओर देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। सो फीडबैक एंड लिसनिंग, ये दोनों से जरूर आप आपके बच्चों के साथ का आपका अटैचमेंट इंप्रूव कर पाओगे। सो आई होप हमारी पहली जो टेक्निक है इसका एप्लीकेशन हमें कैसे करना है ये हम सीख रहे हैं। मैं जानती हूँ आपको काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। मैं अभी थियोरी के साथ जाऊंगी क्योंकि मैं मोमेंटम ब्रेक नहीं करना चाहती। दूसरी जो थियोरी हमने सीखी थी वो थी इमोशनल डेवलपमेंट की। क्या सब इमोशंस एक साथ डेवलप हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, स्टेजेस में होते हैं। हर स्टेज में एक चैलेंज आता है बच्चे को, और उस चैलेंज के हिसाब से अगर वो सेटिस्फाई कर पाए, वो क्रॉस कर पाए, तो पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होते हैं। अब पॉजिटिव इमोशंस तो हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन आप उधर जिम्नास्टिक्स की कोचिंग के लिए हो, साइकोलॉजी की कोचिंग के लिए नहीं हो। इसी के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट कोई लगता है इमोशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिम्नास्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिम्नास्टिक्स की कोचिंग में इंपॉर्टेंट है, तो वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, टेंशन, अग्रेशन। ये फियर वाला जो इमोशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जानती हूँ आपके सबके दिमाग में आता होगा, मैडम बच्चों के अंदर से फियर कैसे निकाले। हर नया एलिमेंट, हायर लेवल का एलिमेंट सीखने के टाइम बच्चे डर जाते हैं, कोई पहले शुरुआत नहीं करना चाहता। अगर कुछ करे भी और गलत हो जाए या फिर उसे थोड़ा सा भी लगे तो उन्हें वो एलिमेंट वापस से नहीं करना होता है। अच्छे अच्छे टैलेंट अपने इस डर की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है और मैं चाहती हूँ कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन हम हैंडल करें, तो हम फियर इस इमोशन को समझने की कोशिश करने वाले हैं।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इमोशंस बहुत सारे होते हैं। इस इमोशंस की वजह से हमारे अंदर एक्टिवेशन स्टार्ट होता है। कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं और कुछ इमोशंस नेगेटिव होते हैं, लेकिन कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हुए भी आपके अंदर हाई एक्टिवेशन ला सकते हैं, यानी एक्साइटमेंट एक पॉजिटिव इमोशन है। मैं काफी सारे लड़कियों के साथ काम करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि दे आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड बिफोर देयर वॉल्ट या फिर फ्लोर के एलिमेंट अपैरेटस से पहले। लेकिन यही एक्साइटमेंट अगर बीम से पहले हो तो क्या वो अच्छा है? नहीं। आप बोलोगे कि बीम पे अगर मैं एक्साइटेड हूं तो शायद मेरा फॉल हो सकता है, बिल्कुल। तो एक्साइटमेंट एक पॉजिटिव इमोशन है, लेकिन आपके गेम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉजिटिव इमोशंस में भी चेंजेस होते हैं। काम, रिलैक्स्ड, कंपोज रहना बीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एक्साइटमेंट या एनर्जेटिक लगना वॉल्ट और फ्लोर के लिए अच्छा हो सकता है। एक एग्जाम्पल था कि इमोशंस के बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं। अब मैं फियर के बारे में बात कर रही हूँ तो फियर को लेती हूँ। फियर, एंजाइटी, टेंशन, ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन क्यों होता है? क्योंकि ये एक हमारे शरीर में स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। अब आप कहोगे ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है क्या? मैंने आपसे पिछली बार कहा है, नहीं कहा है मुझे याद नहीं, लेकिन हम जब आदि मानव थे तब से हमारे सामने अगर कोई डेंजर आ जाता तो हमारे शरीर के अंदर एक एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता था, जिसे हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स या फाइट फ्लाइट मोड कहते हैं। फाइट फ्लाइट मोड में क्या होता था? तो ब्रेन से बॉडी को सिग्नल आता था कि ये डेंजर है। आपके आंखों के सामने, आपके कान से आप जो इंफॉर्मेशन लेते थे वो नैरो हो जाता था, हार्ट रेट आपका बढ़ जाता था, जो डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ये होल्ड पे चला जाता था, स्लो हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर उतनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हमें अभी भागना है या लड़ना है। काफी बार हाथ पैर शेक होने लगते थे, क्योंकि मसल्स में जितना ब्लड सर्कुलेशन चाहिए वो नहीं है, इट इज रशिंग टुवर्ड्स द हार्ट। आपको बच्चे काफी बार बोलते हैं, सर टॉयलेट को जाके आऊं, सर टॉयलेट को जाके आऊं। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ देयर ब्लैडर, जिसकी वजह से उन्हें यूरिनेशन का, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का सेंसेशन आता है। ब्लड शुगर राइज होता है क्योंकि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है लिवर। आपके मसल्स थोड़े टेंस होते हैं क्योंकि आई सेड पूरा ब्लड रश कर रहा है टुवर्ड्स द लंग्स। आप फास्ट ब्रीथ करते हो। इतनी सारी चीजें अगर आपके अंदर हो रही है, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स जब एक डेंजर यानी कॉम्पिटिशन सिचुएशन में होता है तो आपकी बॉडी ही अलग है, तो जिम्नास्ट ही अलग है। तो जो जिम्नास्ट प्रैक्टिस में एकदम स्टेबल और रिलैक्स्ड है, उससे जो परफॉर्मेंस प्रैक्टिस में आता है, ऐसे बॉडी और ऐसे रिस्पॉन्स के साथ हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्मेंस कंपटीशन में दे पाए? इसी के लिए आपको और मुझे फाइट और फ्लाइट मोड को कैसे रोका जाए ये सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने फाइट, फ्लाइट और फ्रीज ये लिखा है। ये फाइट, फ्लाइट और फ्रीज क्यों? जिम्नास्टिक्स और डाइविंग, आर्टिस्टिक ऐसे जो एक्टिविटीज है, इसमें फ्रीजिंग करके एक कॉन्सेप्ट है, ये ज्यादा होता है। फ्रीज यानी आपको सब कुछ आता है लेकिन आप हिल ही नहीं पाते हो, आपको याद ही नहीं आता है क्या करना है, या फिर आप वो एक्शन कर ही नहीं पाते। इन सब चीजों का उत्तर है आपके इंटरनल स्टोरी में। नेगेटिव थॉट्स फियर लाता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रीदिंग अफेक्ट होता है, मसल टेंशन, मसल स्टिफनेस, मूवमेंट्स नहीं होते, एरर्स होने लगते हैं, परफॉर्मेंस बुरा होता है। अब हमें कहा चीज पकड़नी है। हमें शुरुआत तो रूट कॉज से करना है, नेगेटिव थॉट से, लेकिन अभी हम फियर के बारे में बात कर रहे हैं। जो फियर तो है अंदर, दिख नहीं रहा, दिखता क्या है? तो वो है सिम्टम्स। आपके पास इतने सारे बच्चे हैं, क्या सबको डर लगने के बाद एक जैसा सिम्टम आता है? बिल्कुल नहीं। आपको अलग अलग सिम्टम्स आएंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे ठंडी लगती है, कुछ बोलेंगे चक्कर आ रहा है, सर भारी लग रहा है, कुछ बोलेंगे मुझे बहुत ही विचित्र थॉट्स आ रहे हैं, किसी किसी को ब्रीदिंग, हैवी ब्रीदिंग होता है, किसी को हाथ पैर में ताकत ही नहीं लगता है, किसी को लगता है कि उन्हें उल्टी जैसा हो रहा है, किसी किसी को ट्विचिंग होता है, हाथ पैर ऐसे ट्विच होने लगते हैं। इतने सारे अलग अलग टाइप के सिम्टम्स है। अब इन सिम्टम्स का हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण रोल है? हमें इन सिम्टम्स से ये जानना है, ये समझना है कि हमारे बच्चे में फाइट और फ्लाइट मोड स्टार्ट हो गया है। फाइट और फ्लाइट मोड
गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वो ज्यादा बढ़ जाए तो हमें इस साइकिल से जाना पड़ता है। अगर हम फाइट और फ्लाइट मोड को रोक पाए तो हम इस बैड परफॉर्मेंस की साइकिल को रोक सकते हैं। ये कैसे करेंगे? तो मैंने जैसे आपको कहा, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस को हमें सबसे पहले ब्रेक करना है, उस चेन को। लेकिन काफी बार कंपटीशन के टाइम हमारे नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस हमें समझ में ही नहीं आते। लेकिन 99% टाइम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया है कि लोगों को उनका हार्ट रेट बढ़ा हुआ समझ में आता है। इसी के लिए हार्ट रेट जो बढ़ता है उसे कम करना सबसे आसान तरीका है हमारे फियर को कम करने के लिए। हम इसे डायफ्रेगमिक ब्रीदिंग कहते हैं। आपके हार्ट का एक रिदम होता है। नॉर्मल हार्ट का रिदम कुछ ऐसा होता है, लेकिन जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो वेन्यू पे जाते से ही हमारा रिदम कुछ ऐसा होने लगता है। जैसे कंपटीशन, सुनाई दे रहा था आपको? दोबारा करके बताएंगे मैम तो इजी रहेगा। थोड़ा सा आपका लास्ट कंपटीशन वाला छूट गया वो। हाँ, तो जब हम नॉर्मल होते हैं तो हमारा हार्ट ऐसे बीट करता है, धक 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 धक। जैसे ही वेन्यू पर पहुंचते हैं, 4 लोगों को देखते हैं, फास्ट हो जाता है थोड़ा। हाँ, अब जब एक्चुअल इवेंट आ रहा है बहुत फास्ट हो जाता है। अब सोचिए 100 मीटर्स का रनर जब रनिंग करता है उसके बाद ऐसा हार्ट रेट हो तो समझ सकते हैं। लेकिन बैठे बैठे एक ही जगह पे अगर आपका हार्ट रेट इतना बढ़ रहा है, यानी आपके विचार बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। आपके बच्चों को उन थॉट्स को रिलैक्स कम स्पीड कम करने के लिए उनका आपको ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है, और वो जो हमारा ओरिजिनल ब्रीदिंग का रिदम है उसे हमें वापस लाना है। इस ब्रीदिंग के रिदम को मैं 4-2-4 ऐसा कहती हूँ। 4 काउंट्स आपको ब्रीद इन करना है, 2 काउंट्स आपको होल्ड करना है, और 4 काउंट्स आपको ब्रीद आउट करना है। सो 4 काउंट्स ब्रीद इन, 2 काउंट्स होल्ड एंड 4 काउंट्स ब्रीद आउट। आपको नाक से ब्रीद इन करना है, होल्ड करना है और मुंह से छोड़ना है। एक और तरीका बोलती हूँ, जब आप ब्रीद इन करते हो तो आपको ठंडी हवा आपके नाक से अंदर जा रही है ये महसूस करना है, और जब हवा छोड़ते हो तो गर्म हवा आपके मुंह से बाहर आ रही है ये महसूस करना है। मैं आपको सबको एक एक्सरसाइज देना चाहती हूँ। सर, आपको सबसे ये करवाना है और फिर पूछना है। मैं सबसे एक एक्सरसाइज करवाना चाहती हूँ। आपका जो पाम है ये आपको आपके नेवल पे, नाभि के ऊपर रखना है, नाभि के ऊपर। आंखें बंद करनी है और 5 बार 4-2-4 ब्रीथ करना है। मैं वापस कहती हूँ, नाभि के ऊपर हाथ रखिए, 4 काउंट्स। यस सर। नहीं, मैं कोचेस को कह रहा हूँ कि प्लीज ट्राई कीजिए एक बार जी। 4-2-4 में आपको ब्रीदिंग करना है। 4 काउंट्स ब्रीद इन, 2 काउंट्स होल्ड और 4 काउंट्स ब्रीद आउट। ये अभी के लिए हम रिदम बहुत स्लो नहीं रखते, लेकिन एक बेसिक जो सेकेंड्स का काटा होता है क्लॉक का, वैसे आपको रखना है। यस मैम, यस, ओके। अब मैं कुछ लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब आपने ब्रीद इन किया तो आपका पेट बाहर आया या अंदर आया? एनीवन, कोई बताएगा? बाहर। बाहर आया, ओके। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं हम उल्टा करते हैं। ब्रीद इन करते हैं तो पेट अंदर ले लेते हैं, ब्रीद आउट करते हैं तो पेट बाहर छोड़ देते हैं।
ब्रीद इन करते तो पेट अंदर ले लेते हैं, ब्रीद आउट करते तो पेट बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों को ब्रीद करते हुए देखो तो ब्रीद इन करने के टाइम आपका पेट जो है वो बाहर आता है और ब्रीद आउट करते हो तो पेट अंदर जाता है। इसके साथ हमें एथलीट को जोड़ना है। जब आप नाभि के ऊपर आपका हाथ रखते हो तो इस सेंसेशन से आप उस प्लेयर के ब्रीदिंग के ऊपर उसका पूरा फोकस ला सकते हो और ब्रीद इन के टाइम पेट बाहर, ब्रीद आउट के टाइम पेट इन, इस सेंसेशन के ऊपर ध्यान देके आप बच्चों का सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस मोमेंट के ऊपर ला सकते हो। मेरा एक ही कहना है कि कंपटीशन के टाइम नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। मैं एक अप्लाइड स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट हूँ और इसी के लिए कहती हूँ कि जब मैट पे बच्चे होते हैं तो सबसे आसान तरीका जो है यूज करने का वो है रिलैक्सेशन का। सो डायफ्रेगमिक ब्रीदिंग यानी रिदमिक ब्रीदिंग, हमारे हार्ट का रिदम हम वापस उस लेवल पे ला देते हैं जहां पर हम रिलैक्स्ड और काम रह सके। हम इससे हमारे फाइट और फ्लाइट मोड को चेंज कर देते हैं या रुका देते हैं, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये साइकिल ब्रेक हो जाता है और हम हमारा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। सो आई होप आई कुड एक्सप्लेन टू यू। इसी के साथ मेरे पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे घर में टीवी है जो रिमोट कंट्रोल के ऊपर चलता है और रिमोट कंट्रोल के अंदर जो सेल्स है इससे हमारा टीवी एज इफ कंट्रोल हो रहा है, वैसे ही आपके जिम्नास्ट का परफॉर्मेंस और बॉडी हम सबको दिख रहा है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रहा है उसके फीलिंग्स और इमोशंस से। फीलिंग्स और इमोशंस, ये फियर बहुत जरूरी है, लेकिन इस फियर का जो लिंक है, जो सोर्स है वो है उसके विचार। आपके बच्चे को डर उसकी विचारों की वजह से आ रहा है, ये समझने के लिए हम नेक्स्ट टिप के ऊपर जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं सेल्फ टॉक। मैं जानती हूँ काफी सारे कोचेस कहेंगे कि यस हम जानते हैं सेल्फ टॉक, सुना हुआ है, प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन काफी लोगों को यस आई कैन डू इट ये सेल्फ टॉक लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ टॉक यानी यस आई कैन डू इट नहीं है। सेल्फ टॉक यानी मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे जैसे बात कर रहे हैं, इसे हम जैसे कम्युनिकेशन कहते हैं, वैसे ही हम जब अपने आप से बात करते हैं, हमें जो हमारे मन में थॉट्स आते हैं, उन सिंपल थॉट्स को सेल्फ टॉक कहते हैं। हर थॉट आपका सेल्फ टॉक होता है। इसी के लिए हर वाक्य जो आपके मन में आता है, हर विचार जो आपके मन में आता है, ये आपको बना सकता है या बिगाड़ सकता है। फिर कैसे हम मैं ये नहीं कर सकता से यस मैंने ये कर दिखाया, ये सफर को हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे हमारे डर को कम कर सकते हैं, तो उस इमोशन का हमारा सोर्स जो है वो हमारे विचार होंगे, तो हम हमारे एथलीट का सेल्फ टॉक चेंज करने के लिए कुछ सीखेंगे। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सर, मैं चाहती हूँ आप सब कोचेस को ये पूछे, ये जो बहुत ही अच्छा कुत्ता आपके सामने आपको दिख रहा है जी, बहुत ही डरावना दिख रहा है जी, बड़े बड़े उसके दांत है, ये अगर जोर से आपकी ओर दौड़ के आए तो आप क्या करोगे? प्लीज कोचेस से पूछिए, आपके पास टाइम नहीं है, दौड़ के आ रहा है। यस थोड़ा चैट बॉक्स में अगर डाल देंगे कि अगर कुत्ता आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। यस, सम क्वेश्चंस कमिंग, रन, ओके रन। स्टैंड स्टिल। दो जहां से सर वी कांट हियर यू। कुछ इसको फेस करेंगे आगे से और कुछ रन करेंगे। ओके ओके परफेक्ट। सो पठानिया सर ने जैसे कहा बहुत ही अच्छी बात है, कुछ लोग उससे रन करेंगे, कुछ लोग उससे फेस करेंगे, बिल्कुल पत्थर मारेंगे बिल्कुल। तो मेरा जो आपने सर पहले ही प्रेजेंटेशन दे दिया है तो उनको तो अगला स्लाइड पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा क्यूरियोसिटी तो ले ही लेती हूँ इसमें कि क्या रिएक्शंस होते हैं। कुछ लोग 99% लोग कहते हैं हम तो भाग जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हम पत्थर मारेंगे, कुछ लोग बोलते हैं पानी फेंकेंगे, कुछ लोग बोलते हैं जोर से चिल्लाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम उधर ही खड़े रहेंगे। लेकिन हमारी जो थियरी है ना वो कहती है कुत्ते के आने से ये सब होता ही नहीं है, कोई और चीज है जो आपको भगा रही है, पत्थर उठाने के लिए तैयार कर रही है, आपको चिल्लाने के लिए मजबूर कर रही है, आपको स्टैंड स्टिल करने के लिए मजबूर कर रही है। पठानिया सर कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सर क्या आपके मन में चल रहा है? ब्रेन फियर,
माइंड फियर। माइंड फियर। अब मैं ऐसे कहूँ सर कि कुत्ता आपको फियर ला ही नहीं रहे, कोई और चीज ला रही है, तो आप क्या कहोगे? माइंड फियर, सेल्फ फियर आता है। नहीं नहीं, लेकिन ये फियर भी कुत्ते की वजह से नहीं है, कोई और चीज आपको फियर ला रही है। तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट हो। ओके, सो मैं आई विल गो टू द नेक्स्ट दिस थिंग। जैसे सर ने कहा, बहुत ही पठानिया सर ने बहुत ही सही कहा था कि हर कोई अलग अलग तरीके से इसे डील कर सकता है, लेकिन जो आदमी भाग रहा है उसके मन में विचार आता है कि कुत्ता मुझे काटने से पहले मैं भाग जाता हूँ। जो आदमी पत्थर उठाता है वो सोचता है कुत्ता मुझे अटैक करने से पहले मैं उसको अटैक करूँ तो वो मुझे डर जाएगा। चिल्लाने वाला आदमी सोचता है कि मैं इतने जोर से चिल्लाऊं शायद कुत्ता डर जाए या 4 लोग मुझे मदद करने के लिए आ जाए। रुकने वाला आदमी कहता है पिछली बार मैंने देखा था दौड़ने से कुत्ता ज्यादा पीछे लगता है, उससे अच्छा इधर ही रुक जाए। बराबर है पटाखे सर? बराबर। यस मैम, यस। यस, तो अभी इसमें तो मैंने वैसे साइकोलॉजी नहीं यूज की, जनरली लोगों के मन में आने वाले थॉट्स को मैंने सिर्फ लिखा है। हमारी थ्योरी कहती है कि कुत्ता आपसे ये चीजें नहीं करवाता, आपके मन में जो विचार आते हैं ना वो आपसे चीजें करवाते हैं। तो कुत्ता है एक्टिवेटिंग एजेंट, इवेंट, यानी कुत्ते ने तो शुरुआत की। कॉन्सिक्वेंस जो था आपका दौड़ना, पत्थर उठाना या चिल्लाना, ये तो कॉन्सिक्वेंस था, लेकिन ये ए और सी के बीच में कहीं ना कहीं आपके बिलीव्स थे। ये कुत्ता आके मुझे काटेगा, मुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा, मेरी ट्रेनिंग मिस हो जाएगी, मेरा कंपटीशन का अपॉर्चुनिटी जाएगा, मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। ये सब बिलीव जो थे ना, उसकी वजह से आपके अंदर डर या आपने जो पत्थर उठाया, रनिंग किया, वो सब स्टार्ट होता है। सेल्फ टॉक इस बिलीव्स के बारे में बात करता है। आप आपके बच्चों के लाइफ से नेगेटिव चीजें नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आपने उनके बिलीव्स चेंज करने की कोशिश की उसी नेगेटिव चीज की रिलेटेड, तो उनके इमोशनल रिस्पॉन्सेस अलग हो सकते हैं। यानी इस कुत्ते को हम रोक नहीं सकते, लेकिन कुत्ते की वजह से लगने वाला जो ये फियर है, इसे खत्म नहीं कर सकेंगे, लेकिन कम कर सकेंगे। मैंने क्या कहा है, कंपटीशन का फियर शायद हम खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि खत्म करना भी नहीं है। थोड़ा सा टेंशन और फियर अच्छी बात है परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन एटलीस्ट वो लिमिट में रहे ताकि हमें हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर उसका गलत असर ना हो। तो हम एबीसी ये टेक्निक इसके लिए समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई कॉम्पिटिटर, कोई वेन्यू, कोई अपैरेटस डर नहीं लाता। आप उस कॉम्पिटिटर, अपैरेटस, वेन्यू के बारे में क्या सोचते हो, इससे डर आता है। अगर हम हमारे बच्चों के सोच को बदल पाए तो बिल्कुल हम उसका डर कम कर पाएंगे। अगर आपको, मैंने ये कहा कि इसी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके थॉट्स के ऊपर ज्यादा समझने की जरूरत है। आपके बच्चों को अपने थॉट्स को एग्जामिन करने की जरूरत है, उनके मन में क्या चल रहा है ये आपको समझने की जरूरत है। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि उनका सेल्फ टॉक कैसा है। 2 प्रकार का सेल्फ टॉक होता है, एक होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एक होता है नेगेटिव सेल्फ टॉक। हमें चाहिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जो कि आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है, रियल है, फोकस करता है प्रेजेंट के ऊपर, प्रॉब्लम्स को चैलेंज करके देखता है, ना कि ऐसे एंड मोमेंट, एंड नहीं देखता उसे, फेलियर्स को ओवरटेक कर सकते हैं ऐसे देखता है, सक्सेस को हम रिपीट कर सकते हैं ऐसे देखता है, फोकस करता है प्रोसेस के ऊपर, विद इन कंट्रोल वाले फैक्टर्स के ऊपर, अपने आप को और अपने परफॉर्मेंस को अलग रखता है कि ठीक है मैं हार गया तो मैं बुरा जिमनास्ट नहीं हूं, आज का शायद परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक है। लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, और सिर्फ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं, जनरल साइकोलॉजिस्ट भी जिन जिन लोगों के साथ बात करते हैं जिन्हें नेगेटिव इमोशंस आते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन है कि हमारा 90% सेल्फ टॉक नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव सेल्फ टॉक यानी होता क्या है? मराठी में एक कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी, यानी आपका जो दुश्मन है वो आपके आसपास होना चाहिए ताकि वो आपको आपकी कमतरता बता पाए और आप उसके ऊपर काम कर सको। लेकिन आज हमें ना अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, हमारे अंदर ही हमारा शैतान बसा पड़ा है, वो अपने आप को ही इतना क्रिटिक करता है, क्रिटिसाइज करता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक का सबसे पहला टाइप है सेल्फ क्रिटिसिज्म। हम अपने आप को इतनी बार हर्ट करते हैं कि हम अपने लिए ही दुश्मन बन जाते हैं। दूसरा टाइप ऑफ सेल्फ टॉक है डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, यानी डिस्टर्ब थिंकिंग।
और तीसरा टाइप ऑफ सेल्फ टॉक है इरैशनल बिलीव्स, यानी जो सही नहीं है, गलत होते हैं, बिलीफ सिस्टम गलत होते हैं। मैं थोड़ा सा इनके ऊपर रोशनी डालने वाली हूँ आगे के स्लाइड्स में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम ये सेल्फ टॉक कैसे चेंज करें। नेचुरली आप सबको ये तो कन्विंस हो गया कि हमें हमारे बच्चों का सेल्फ बिलीफ चेंज करना है, लेकिन करें कैसे? तो सबसे पहले हमें बच्चों को उनका सेल्फ टॉक सुनने के लिए तैयार करना है। कैसे सुने? सुन के तो आज जो मन में आ रहा है ये भूल जाएंगे। जर्नलिंग, काफी बार स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आप अपना जर्नल लिखना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज समझते हैं। जब आप आपका सेल्फ टॉक लिखने लगते हो तब आपको महसूस होने लगता है अरे इतनी सी छोटी चीज को मैंने इतना बड़ा कर दिया, या फिर अरे इतनी इंपॉर्टेंट चीज को मैंने महत्व ही नहीं दिया। ये दोनों चीजें समझने के लिए पहले आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं ये हमें लिख के लेने हैं, फिर हमें उसे चैलेंज करना है। यानी क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं इसमें मेरा फॉल हो जाएगा, क्या मुझसे गलती हो जाएगी, क्या मेरे डिडक्शंस होंगे, ये सब नेगेटिव थॉट्स है। अब इन नेगेटिव थॉट्स को अगर हमें चेंज करना है तो हमें इसे चैलेंज करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे हम? बाय यूजिंग सम चैलेंजिंग क्वेश्चंस। मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि हमारे नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं ना, ये हमें मामू बनाते हैं। सॉरी टू यूज द वर्ड, बट मैं उसे कहती हूँ मामू बनाना। यानी उन्हें पता होता है कि आपका मिस्टेक होने वाला है, लेकिन वो पूछता है क्या तुमसे मिस्टेक होगा, क्या तुम गिर जाओगे? उसे कहना है तुम गिरने वाले हो, तुम आज एलिमेंट मिस करने वाले हो, तुम्हारा लैंडिंग नहीं होने वाला। लेकिन वो क्या करता है? वो कहता है क्या तुमसे लैंडिंग होगा? अगर तुम्हारा लैंडिंग नहीं हुआ तो क्या होगा? सर क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे? ये सब नेगेटिव थॉट्स क्वेश्चन मार्क में आते हैं। इसी के लिए अगर इस क्वेश्चन को अगर हमें तोड़ना होगा तो हमें भी उसे इतने सारे क्वेश्चन पूछने होंगे कि जिससे हम इस क्वेश्चन से आंसर जो मिलाएंगे ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सो एक एग्जांपल देती हूँ, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगी? अगर ये नेगेटिव थॉट होगा तो मैं काउंटर क्वेश्चनिंग में बच्चों को सिखाती हूँ कि उनको पूछना है कि मैं ये क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्या मैंने ये पहले नहीं किया है, क्या मैं नहीं जानता ये कैसे करना है, क्या ये मेरा पहली बार है? देखिए इन क्वेश्चन से क्या होगा आप मुझे पूछोगे, लेकिन उनको जवाब आएगा हाँ ये मैंने काफी बार किया है, ये मैं जानता हूं कैसे करना है, मुझे पता है ये इसमें क्या करना है, ये मेरा पहली बार नहीं है। यानी सही सवाल पूछोगे तो सही जवाब मिलेगा। नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट जाने के लिए आपको ऐसे सवाल आपके नेगेटिव थॉट को पूछने हैं जिससे उत्तर जब आपको मिलता है, अंतर्मन जो होता है ना वो एक्चुअली पॉजिटिविटी से ही भरा है, लेकिन हमारे जो विचार है ना वो सिर्फ नेगेटिव चीजों को देख रहे हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस इधर लिख के रखे हैं, आपके पास पीपीटी का प्रेजेंटेशन का पीडीएफ आया ही है, तो मैं इन चीजों को वापस दोहराना नहीं चाहती, लेकिन मैं इसमें से एक आखिरी वाला जो गोल डायरेक्टेड थिंकिंग है इसका एक एग्जांपल देती हूँ। क्या मुझे जो नेगेटिव थॉट आया है क्या ये मुझे हेल्प कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है? क्या ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? और क्या ये मुझे मेरे ध्येय के पास, गोल के पास लेके जाएगा या मुझे नीचे उतारेगा? ऐसे प्रश्न जब आप अपने आप को पूछोगे तो वो बोलेगा नहीं ये नेगेटिव थॉट मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये मुझे मेरे ध्येय के पास नहीं लेके जा रहा है, मुझे ऐसा नेगेटिव थॉट नहीं चाहिए। फिर हम नेगेटिव थॉट को ब्रेक करके पॉजिटिव की ओर जा सकते हैं। हाँ, अब पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करना है ये पूरा अलग स्किल है, लेकिन मैं अभी के लिए आपको ये सिखा रही हूँ कि नेगेटिव थॉट को ब्रेक करने के लिए आपको नेगेटिव थॉट्स को काउंटर क्वेश्चन करना है, चैलेंजिंग क्वेश्चन करना है। ओके, सो दिस चैलेंजिंग थॉट्स, चैलेंजिंग क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप बिल्कुल इसे पढ़िए, आप समझने की कोशिश कीजिए, पहले आप अपने आप के ऊपर ये जरूर यूज कीजिए ताकि ओवर द टाइम आप सीखो और फिर आप आपके बच्चों के साथ इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो मैं तीसरी थियोरी के पास आती हूँ। तीसरी थियोरी जो हमने सीखी थी वो थी क्या हमारे बच्चे अलग अलग उम्र में अलग अलग प्रकार से सोचते हैं? बिल्कुल। सो इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ बड़े बच्चों को नेगेटिव थॉट्स आता है, नहीं नहीं, छोटे बच्चों को भी नेगेटिव थॉट्स आता है। फिर नेगेटिव थॉट्स अगर क्रिटिक, डिस्टॉर्टेड एंड इरैशनल बिलीव्स है तो हम थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कहा है ये सब नेगेटिव थॉट्स को हम सेल्फ टॉक से इंप्रूव करेंगे
ABC से और सेल्फ टॉक यानी काउंटर क्वेश्चनिंग से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखें तो सही कि ये नेगेटिव थॉट्स होते क्या है, कैसे ये नेगेटिव थॉट्स अलग अलग स्टेज पे आपके बच्चों को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो नेगेटिव थॉट है उसे हम कहते हैं इंटरनल क्रिटिक। आप खुद के क्रिटिसाइजर हो जाते हो। आई कांट डू इट, आई एम नॉट वर्दी, आई मस्ट बी परफेक्ट, लेकिन मुझसे तो कुछ नहीं होता। यानी यहाँ पर दूसरा पिक्चर आप देख पाओगे तो आप ही अपने आप को हर चीज में ब्लेम कर रहे हो, लेबल करते हो। आई एम स्टूपिड, इडियट, डम, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम अ लूजर, आई एम अ फेलियर। आपके बच्चे अगर 1000 बार अपने आप से ये कहे कि वो एक फेलियर है, क्या आपको लगता है वो एक एलिमेंट कर पाएंगे जो आप चाहते हो? बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो 10 बार जब कहते हैं कि मैं फेलियर हूं, तो उन्हें पता है कि इसमें भी मैं फेल होने वाला हूँ, इसमें भी मैं फेल होने वाली हूँ। तो उनका इंटरनल क्रिटिक जो है उसे शांत करने की जरूरत है, जो हम सेल्फ टॉक और ABC से कर सकते हैं। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, आपके मन में विचार आया होगा ये डिस्टॉर्टेड थिंकिंग क्या होता है? डिस्टॉर्टेड यानी डिस्टर्ब थिंकिंग। काफी सारे बच्चे आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल में आते होंगे। कैटेस्ट्रोफाइजिंग यानी राई का पर्वत करना। आते हैं ऐसे बच्चे, राई का पर्वत करते हैं, छोटा सा कोई चीज हो इसका इतना बड़ा इशू बना देते हैं। दूसरा है ओवर जनरलाइजेशन, कोई छोटी सी चीज को एक बार हो गया, अब बार बार वही होगा, देखो मेरा इस बार कंपटीशन में ऐसे होगा, अब अगली बार भी ऐसे ही होगा। ओवर जनरलाइजेशन करने लगते हैं। तीसरा टाइप है ब्लेमिंग, हर बार हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, उधर तो इंडियन अपैरेटस था, मैं तो प्रैक्टिस तो इंटरनेशनल अपैरेटस के ऊपर करता हूँ या करती हूँ, इसकी वजह से मेरा मिस्टेक हो गया क्योंकि वो अपैरेटस अच्छा नहीं था, मेरा सीक्वेंस में मेरा नंबर पहला आ गया। कितना गैप था दो अपैरेटस के बीच में, इतना टाइम रुका दिया था जजेस ने। ऐसे ब्लेम करने लगते हैं बच्चे। चौथा होता है मस्टिफिकेशन, इट मस्ट, मैं जो कहूं जैसा मुझे चाहिए वैसा ही होना चाहिए। ये डिमांडिंगनेस बच्चों में होता है, और अगर वो ना हो तो उनकी इमोशंस डिस्टर्ब हो जाती है। पांचवा जो है वो है पोलराइज थिंकिंग। पोलराइज थिंकिंग यानी पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल के जैसे उनकी सोच में भी पोल्स होते हैं। इधर मैं ये कर सकता हूँ या मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे ये एलिमेंट आता है लेकिन थोड़ा बहुत आता है, पूरी तरह नहीं आता, तो मैं कर ही नहीं सकता ये सोच, या फिर मुझे ये अटेम्प्ट ही नहीं करना है, या फिर तभी करूंगा जब मुझे पूरी तरह से वो आ जाए। इसे हम पोलराइज थिंकिंग कहते हैं। ऐसे ही काफी सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं। आपको बच्चा नेगेटिव थिंकिंग करते हुए दिख रहा है, लेकिन हम साइकोलॉजिस्ट इनके पैटर्न्स स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं। मैं आपको इसके अंदर जाने के लिए नहीं कहने वाली, क्योंकि ये समझने के लिए हमें सालों साल लगते हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों में क्या 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 नेगेटिव थॉट के पैटर्न्स होते हैं। इसी के लिए हमें अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हमें जानने की कोशिश करनी होगी एक साइकोलॉजिस्ट से कि उस नेगेटिव पैटर्न का थॉट का पैटर्न क्या है। सो इरैशनल बिलीव्स यानी ऐसे बिलीफ सिस्टम जिसका सच्चाई से कोई तालमेल नहीं है। हाँ, सबसे पहली जो चीज है उसे हम कहते हैं परफेक्शनिज्म। जिम्नास्टिक एक परफेक्शनिज्म वाला गेम है जहां पर परफेक्ट जितना आप करोगे उतना बेहतर है, लेकिन यही परफेक्शनिज्म आपके जिम्नास्ट के लिए सबसे बड़ा रोड़ा हो सकता है, चैलेंज हो सकता है नेगेटिव इमोशंस के लिए। परफेक्शनिज्म यानी इतना बड़ा गोल रखना, इतना हाई एक्सपेक्टेशन रखना, और अगर जब हम वो ना कर पाए तो खुद को ही क्रिटिसाइज करना, इसे हम परफेक्शनिज्म कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा करना है ऐसा गोल रखना परफेक्शनिज्म नहीं है। उतना अगर नहीं पहुंच पाए तो खुद को कोसना, इसे परफेक्शनिज्म कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में फियर ऑफ फेलियर आ जाता है। आपने ये सुना होगा फियर ऑफ फेलियर। अब ये फियर ऑफ फेलियर क्या है? फियर ऑफ फेलियर यानी हर बार कोई एलिमेंट या अपैरेटस या कंपटीशन करने से पहले मैं ये कैसे करूंगा, इससे पहले मैं हारूंगा तो नहीं, मैं गिरूंगा तो नहीं, मुझे लगेगा तो नहीं, ऐसे ऐसे थॉट ज्यादा आने लगते हैं। इसे हम फियर ऑफ फेलियर कहते हैं। तीसरी जो चीज है, तीसरा जो इरैशनल बिलीफ जो बच्चों में देखा जाता है वो है सोशल अप्रूवल। उन्हें चाहिए कि सबको वो अच्छे लगे, सब जजेस को उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगे, सब जजेस को उनका सब अच्छा लगे और अच्छे अच्छे मार्क्स वो उन्हें दे। अब क्योंकि ये ऐसा चाहते हैं,
वो अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, इन जनरल ऑल्सो एंड इन परफॉर्मेंस। और काफी बार जब अपेक्षाओं के अगेंस्ट में वैसा नहीं होता तो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। चौथी जो चीज है उसे इक्विटी कहते हैं। आपने सुना होगा इक्विटी। इक्विटी यानी एक मन का एक विचार होता है कि जो मेरे साथ हुआ है वो दूसरों के साथ होना चाहिए। अगर मैंने प्रैक्टिस की लेकिन फिर भी यहाँ आके मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो सबके साथ होना चाहिए। ये जो मन में एक इक्वलिटी का भावना होती है, इसकी वजह से भी नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं। लास्ट इरैशनल बिलीफ है सोशल कंपैरिजन। काफी बार बच्चे अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते रहते हैं। आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते रहना, दूसरे कितने अच्छे और मैं कितना खराब कर रहा हूँ ये सोचते रहना, इससे नेगेटिव इमोशंस और फियर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लो होता है। ऐसे अलग अलग टाइप के नेगेटिव थॉट्स हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे अफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ टॉक अफेक्ट हो जाता है। आपको क्या करना है? आपको उनका सेल्फ टॉक उनसे लिखवाना है, उसी के साथ ABC इस पैटर्न में उन्हें उनके बिलीव्स कैसे उनसे उनके बिहेवियर को, कॉन्सिक्वेंस को अफेक्ट करते हैं, इससे लिंक करवाना है। क्या आपको ये नेचुरली आ जाएगा? नहीं कोचेस, मैं नहीं चाहती कि आप इतना टेक्निकल जाइए। मैं ये सब आपको इसके लिए बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाए कि क्या महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन सब टेक्निक्स का। मेंटल ट्रेनिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और कितना साइंटिफिक है। आपको सिर्फ एक माहौल बनाना है जिसमें वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करे। तो जैसे मैं ये अगर आपको बता पाऊं, सॉरी आई एम गोइंग बैक, लेकिन अगर आपके बर्ताव में, आपके बिहेवियर से, आपके कम्युनिकेशन से आप ऑप्टिमिज्म यानी होप, पॉजिटिविटी, रियलिस्टिक गोल सेट करें, प्रेजेंट पे फोकस करें, आप प्रोसेस पे फोकस करें, आप जो कंट्रोल कर सकते हैं उन चीजों के ऊपर फोकस करें, तो आपके बच्चों का सेल्फ टॉक भी ऐसा ही होगा। वो आप से काफी सारी चीजें सीखते हैं, तो सेल्फ टॉक भी आप ही से अच्छे से सीख पाएंगे। इसी के लिए मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस किया है। सो जैसे मैंने कहा है, नेगेटिव थॉट सिर्फ नेगेटिव नहीं है, इसमें लगभग 11 प्रकार है। 5 डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, 5 इरेशनल बिलीव्स और एक था इनर क्रिटिक। ऐसे नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न होने की वजह से हमें बच्चों के नेगेटिव थॉट्स को समझने की जरूरत है। अब आखिरी जो हमने थियोरी सीखी थी वो थी लर्निंग थियोरीज। बच्चे कैसे सीखते हैं? एक था एसोसिएशन बना के, एक था रिवॉर्ड और पनिशमेंट से, और एक था दूसरों को देख के। अगर इन 3 चीजों को हमें अप्लाई कैसे करना है इसमें देखना है तो हम अगले सेशन पे जाते हैं, अगले स्लाइड पे। मैंने आपसे कहा था कि फियर और कंपटीशन का एक एसोसिएशन बना दिया है बच्चों ने। क्योंकि फियर और कंपटीशन का एसोसिएशन बना दिया है बच्चों ने क्योंकि कंपटीशन में अच्छा करना बहुत जरूरी है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने सीख लिया है। कंपटीशन में अगर आप अच्छा ना करो तो सर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ये उन्होंने एसोसिएट कर लिया है। अब सर से गुस्सा नहीं चाहिए, इसके लिए कंपटीशन से ही डर लगने लगता है। सर से गुस्सा नहीं चाहिए, इसके लिए कंपटीशन से डर लगने लगता है। अगर कंपटीशन की ओर देखने का सर का ही नजरिया चेंज हो जाए तो शायद स्लोली स्लोली हम इस कनेक्शन को रीडिफाइन कर पाए। हम कंपटीशन को रीडिफाइन करते हैं, हम कंपटीशन को एक मोटिवेशनल फोर्स की तरह यूज करेंगे जहां पर हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, मेडल या पॉइंट्स के हिसाब से नहीं, हमारे एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस की ओर से। ये मोटिवेशनल फोर्स करके अगर हमने कंपटीशन को यूज किया, स्लोली एंड स्टेडीली हम इस डर को कम कर पाएंगे। हम कंपटीशन में हमारा क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस की, इसके ऊपर ध्यान दें, ना कि आपने मेडल जीता या नहीं। शायद कुछ कंपटीशन में आपके बच्चे जीते नहीं लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करे, जिस दिन आप उन्हें कहो कि ठीक है आप जीते नहीं लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, उनके लिए ये एक एसोसिएशन क्रिएट हो जाता है कि देखो सर ने आज मुझे कहा कि मैंने बहुत अच्छा किया, यानी सर अच्छे परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा खुश होते हैं, तो मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना जरूरी है। यस। तीसरी चीज, आप
एक बच्चे का कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं कंपटीशन से। हार जीत होती रहेगी, लेकिन जब बच्चे काफी बार कंपटीशन के टाइम रोने लगते हैं, उन्हें थोड़े टाइम के बाद शर्म आने लगती है खुद की कि यार मैं सबके सामने रोया। कैसे आप उन्हें सिखा सकते हो? तो आप जिस तरीके से कंपटीशन के बारे में उनसे कम्युनिकेट करोगे, उनसे आपके रिएक्शंस जैसे होंगे, वो उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टर्स में वो डेवलप होने वाले हैं। एक कंप्लीट पैकेज करके अगर हमें एथलीट को बढ़ाना है, तो हमें ये समझना है कि बिना कंपटीशन जिम्नास्ट बड़ा नहीं हो सकता, और जब तक वो कंपटीशन से डर को दूर नहीं करता, तब तक वो अच्छा बड़ा जिम्नास्ट नहीं हो सकता। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। आप और एक चीज एसोसिएशन के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ। क्या आपने ये महसूस किया है कि काफी सारे आपके बच्चे खुद इंजोर नहीं हुए, लेकिन किसी इंजोर्ड प्लेयर को देख के वो एलिमेंट करने से डरते हैं? सर आप क्या पूछ सकते हो? बिल्कुल होता है मैम। यस, जिम्नास्टिक में बहुत होता है। बहुत होता है। यानी खुद इंजोर नहीं हुए, लेकिन किसी को देख के उससे डर आ गया है। और आपके पास ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, जिम्नास्टिक्स तो ऐसा है ही नहीं कि बिना इंजरी के हो सकता है। तो ऐसे तो काफी सारे होंगे जिनको सीवियर इंजरी हुई है, और उस इंजरी के बाद उनका जो रिटर्न है ना, वो उतना आसान नहीं रहा है। वो डरते हैं उस एलिमेंट को वापस करने से। इसमें भी हम एसोसिएशन को समझने की कोशिश करने वाले हैं। ये एसोसिएशन हो गया है। अब इस एसोसिएशन को ब्रेक करने के लिए मेंटल ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। ये जो मैंने पिक्चर डाला है, ये आप सबको इसके लिए डाला है कि ये एसोसिएशन जब हो जाता है ना, तो क्या क्या होता है। आप देखिए, बच्चों को फ्लैशबैक आते हैं, बच्चे वो जगह को अवॉइड करना चाहते हैं, वो सोचना ही नहीं चाहते, नेगेटिव थिंकिंग होता है, बहुत जल्दी डर जाते हैं, सपने भी उन्हें ऐसे ही आने लगते हैं, गिल्टी फील करते हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। काफी बार बच्चे इंजरी के बाद स्पोर्ट्स छोड़ने के बारे में बात कर लेते हैं। ये सब क्यों होता है? बिकॉज देयर इज एन एसोसिएशन। इसी के लिए डियर कोचेस, जैसे हम फिजिकल रिहैबिलिटेशन करते हैं, वैसे ही इंजरी के बाद साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन भी उतना ही जरूरी है। आपका फिजिकल इंजरी दिखता है, साइकोलॉजिकल इंजरी नहीं दिखता, लेकिन डर ये एक साइकोलॉजिकल इंजरी है जिसमें इमोशनल बैलेंस, सिम्टम्स को कैसे कम कर सकते हैं, पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे उसका इंप्रूव कर सकते हैं, उनका रिकवरी कैसे फास्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर काम हो सकता है। इसके लिए क्या चाहिए? हम सोशल बीइंग्स हैं। हम जब लोगों के साथ ज्यादा मिलते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हम हमारे इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं। काफी बार पोस्ट इंजुरी स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जहां पर ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो वापस उस एलिमेंट से आने के लिए डर जाते हैं। उस टाइम हम कहते हैं कि उसे डिप्रेसिव टेंडेंसीज उनमें दिखने लगती है। तो लोगों के साथ मिलना जुलना, लिख के निकालना, थोड़ा बहुत मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का यूज करना, ये सब आप काउंसलिंग से कर सकते हो, लाइफस्टाइल चेंज करना, इन सब चीजों से हम साइकोलॉजिकल हीलिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इंजुरी रिलेटेड फियर हो, तो बिल्कुल ये चीजें आप मत अटेम्प्ट करना, ये बिल्कुल आप साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना, क्योंकि इसके लिए एक साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत है। और एक चीज बोलना चाहती हूँ कि इसमें हम करते क्या है। फिर आपको लगेगा कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ऐसा क्या अलग कर देते जो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम अलग कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम उन्हें अपने थॉट प्रोसेस से जान पहचान करवाते हैं, उनके कोपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं, जिससे उनका इमोशन स्टेबल हो और वो वापस से रीप्लेइंग की ओर पोस्ट रिहैब आ पाए। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस हो सकता है। इस ग्रेजुअल प्रोसेस को हम गोल सेटिंग की साइड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। गोल सेटिंग यानी अगर आप इंजरी से वापस आने के बाद एक्सपेक्ट करें कि आपकी बॉडी वैसे ही लगे जैसे पहले लगती थी, आपको सब कुछ वैसे ही आए जैसे पहले आता था, तो आपको निराशा लगनी वाली है आपके एथलीट को। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अगर हम गोल सेट करें, तो बिल्कुल उस एथलीट का कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हमें मदद होगी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट 3 टाइप के गोल के बारे में बोलते हैं। एक है आउटकम गोल, जो कि आपका परफॉर्मेंस होने के बाद आपको मिलता है। तो आपके सर खुश होना, मेडल मिलना, ट्रॉफी मिलना, रैंकिंग सिलेक्शन होना, ये आउटकम गोल है। इंजरी के बाद जब वो बच्चा अच्छे से वो एलिमेंट कर पाता है, ये एक परफॉर्मेंस गोल है। और वो परफॉर्मेंस देने के लिए उसने जो छोटी छोटी चीजें की है, उससे वो
प्रोसेस गोल्स हम कहते हैं। तो अगर हमने प्रोसेस फॉलो की तो बिल्कुल हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो बिल्कुल जो हमें चाहिए वो मिलेगा। सर की खुशी, अपनी खुशी, सेटिस्फैक्शन, ये सब कुछ मिल सकता है। तो गोल्स जिस तरीके से सेट होंगे उसका और इंजुरी के बाद प्लेयर का सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये एसोसिएटेड है। अगर आप इस एसोसिएशन के ऊपर काम कर पाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप चाहते हो कि आपका जो गेम है इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ते ही जाती है, तो अंदर से मोटिवेशन, अंदर की आग प्लेयर में चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये अंदर की आग एज अ कोच एक माहौल बना के बिल्कुल पैदा कर सकते हो। आप में से काफी सारे कोचेस अग्री करेंगे कि काफी लोगों को ऐसे लगता है कि पहले के प्लेयर्स है ना, उनमें अंदर से भूख थी कुछ करने की, लेकिन अभी के बच्चों को बोलना पड़ता है, मारना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। तो ये अंदर की भूख क्या है? तो हम मोटिवेशन को दो प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अंदर से मुझे जो सीखने का मजा जो आता है उसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी हमें बाहर की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो चीज करने के लिए पुश करती है। जैसे रिवॉर्ड हो सकता है, अप्रिसिएशन हो सकता है, डांट हो सकती है। सो बाहर की चीजें जो हमें मोटिवेट करती है उसे हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। अंदर की चीजें जब हमें मोटिवेट करती है तो हम उसे इंट्रिंसिक कहते हैं। तो अब आप मुझे पूछेगा कि इसका कनेक्शन क्या है? इसका कनेक्शन आपके जिमनास्ट के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट से है। आगे जाके मनोज सर लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। आपका जिमनास्ट जो 5 साल की उम्र में आपके पास आता है, अगर उसे हमें 20 और 25 साल की उम्र तक टिकाना होगा तो हमें एक एनवायरमेंट, क्लाइमेट क्रिएट करना होगा जो आउटकम और परफॉर्मेंस से परे मास्टरी की ओर ध्यान देगा। जितना आप बच्चों को मास्टरी मिलाने के लिए मोटिवेट करोगे, उतना वो कभी भी अपने गेम से दूर नहीं जा पाएगा। वो प्यार बढ़ते जाएगा, उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ते जाएगा, फिर हमें उस एथलीट को, उस जिमनास्ट को टिकाने में मदद होगी। तो इस मास्टरी ओरिएंटेड क्लाइमेट को कैसे बनाना है, इसके लिए हम टारगेट नाम का एक अप्रोच कोचेस के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। आप बच्चों को कैसे टास्क दो, आप उन्हें कैसे इन्वॉल्व कीजिए, आप उन्हें किस चीज के ऊपर अप्रिसिएशन कीजिए, आप उन्हें ग्रुप्स में एक्टिविटीज क्यों करवाइए, आप कैसे उनका इवैल्यूएशन कीजिए, आप कैसे समझने की कोशिश कीजिए कि हर किसी का स्पीड ऑफ लर्निंग अलग है। मैं जानती हूँ टाइम खत्म हो रहा है, मैं 2 मिनट और लूंगी और सेशन खत्म करने वाली हूँ। लेकिन ये जो टारगेट जो है, ये एक बेहतरीन मॉडल है जिससे कोचेस एक बहुत ही अच्छा माहौल उनके जिम में क्रिएट कर सकते हैं। आप बच्चों को गोल्स अपने आप के साथ कंपेयर करने वाले लीजिए, सेल्फ रेफरेंस गोल्स। आप उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कीजिए। तो हम अब थोड़ा सा प्रैक्टिस में टाइम ऐसा लिखिए जहां पर बच्चे डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है। आप उनके इम्प्रूवमेंट और एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए। ये करोगे तो वो इम्प्रूवमेंट और एफर्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। आप उन्हें ग्रुप एक्टिविटीज दीजिए। स्विमिंग में क्या होता है, बच्चे बहुत अच्छा करते हैं लेकिन रिले में उन्हें डालो तो एक अलग ही मजा आता है उनमें। उनका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज बहुत जरूरी होती है। आप इवैल्यूएशन जब करते हो तो किन चीजों के ऊपर करो, उनके इंप्रूवमेंट, लर्निंग और एफर्ट के ऊपर करो। अगर आप इनके ऊपर इवैल्यूएशन करोगे तो उनको लगेगा कि ये 3 चीजें जरूरी है, मैं कितना पॉइंट्स ला रहा हूँ या कौन सा मेडल ला रहा हूँ ये नहीं, अगर मैंने इंप्रूव किया है, मैंने एफर्ट दिया है, मैंने कुछ नया सीखा है, तो ये सर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्टली, हर एथलीट अलग अलग टाइम के हिसाब से बढ़ता है, डेवलप होता है। तो उस हिसाब से उसको गोल सेटिंग करके टाइम मैनेज करना, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। एक एथलीट एक एलिमेंट 4 महीने में सीखता है, वही एथलीट दूसरा एथलीट 12 महीने में सीख रहा है। तो इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस क्लैश हो सकता है। इसमें आप उस एथलीट के साथ टाइम रिलेटेड, कि टाइम लगता है हर किसी को हर स्किल सीखने में, ये समझा सकते हो। ऐसे ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लास्ट थियोरी थी, सोशल लर्निंग थियोरी, ये कहती है कि अगर आपको किसी और से सीखना है, आपके सीनियर से सीखना है, वीडियो से सीखना है या फिर किसी एग्जाम्पल से सीखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अटेंशन। अटेंशन सिर्फ समझना जरूरी नहीं है, अटेंशन यानी कॉन्सेंट्रेशन। आप जानते हो कौन सी चीज के ऊपर आप फोकस करते हो, कब फोकस करते हो, कितना टाइम फोकस करते हो, और
आगे किस चीज के ऊपर फोकस करते हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आपके फोकस और अटेंशन के 4 डायरेक्शंस होते हैं। कभी कभी आप अंदर की चीजों के ऊपर फोकस करते हो, कभी कभी आप बाहर की चीजों के ऊपर फोकस करते हो। अंदर की चीजों को कहते हैं इंटरनल फोकस, मेरे बॉडी में क्या चल रहा है, मुझे क्या थॉट्स आ रहे हैं, मुझे कैसे लग रहा है, ये इंटरनल फोकस है। काफी बार जिम्नास्ट एक्सटर्नल फोकस रखते हैं, मेरा म्यूजिक तो ठीक है, मेरा प्रॉप तो ठीक से है, कहाँ पर कौन बैठा है, मेरे सर मैडम कहाँ पर है, एक्सटर्नल फोकस। ब्रॉड फोकस यानी बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना, और नैरो फोकस यानी कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में सोचना। क्या कभी सोचा था अटेंशन भी ऐसे तरीके से होता है? अगर हम हमारे एथलीट्स को सिखाए कि उनके पास जो कंसंट्रेशन का पावर है उन्हें उसे अच्छे से यूज करना है, जो जो अपैरेटस है वो अपैरेटस को जैसी जरूरत होगी वैसा अटेंशन और फोकस यूज करना है। सो अगर मैं आपको कहूं कि आपके एथलीट को फोकस और कंसंट्रेशन से ज्यादा शिफ्टिंग अटेंशन की जरूरत है, क्या आपका एथलीट आर्चरी या शूटिंग के जैसे एक ही जगह पर फोकस करना जरूरी है? सर, किसी एक चीज के ऊपर फोकस करना जरूरी है जिम्नास्टिक्स में? मैम अगर सपोज करो आप वॉल्ट कर रहे हो तो वॉल्ट के ऊपर तो आपको लैंडिंग पे और आपके टेक ऑफ पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप लैब टेक ऑफ कर रहे हो, आप अलग अलग एलिमेंट्स कर रहे हो, फिर आप लैंडिंग कर रहे हो। आपको जिम्नास्टिक्स में शिफ्टिंग फोकस की जरूरत है, यानी आपके एथलीट को फोकस और कंसंट्रेशन से ज्यादा शिफ्टिंग अटेंशन की जरूरत है। आपके गेम के हिसाब से आपका बच्चा किन चीजों के ऊपर कब फोकस करे, ये जो अगर हम समझ पाए तो हम उनका अटेंशन और उनका लर्निंग इंप्रूव कर सकते हैं। कब किस चीज के ऊपर फोकस करना है प्रोसेस में, ये आपके परफॉर्मेंस और आउटकम को आपको मिलाने के लिए फायदे में लाएगा। तो हर अपैरेटस में बाहर की कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, अंदर की कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट चीजों को लिख के निकालिए और उसमें से सबसे टॉप 3-4 क्या है इनको लिख के निकालिए। इससे हम नैरो, ब्रॉड, इंटरनल, एक्सटर्नल ऐसा प्रोफाइल बनाएंगे जिससे आप आपके बच्चे का अटेंशन इंप्रूव हुआ देखेंगे। जितना बच्चे का अटेंशन इंप्रूव होगा उतना ही उनका लर्निंग इंप्रूव होगा, उतना ही वो अच्छा कर पाएंगे। विद दिस आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन। जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना जरूरी है, वैसे ही मेंटल ट्रेनिंग को प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब तक आप मेंटल ट्रेनिंग की प्रैक्टिस नहीं करवाओगे बच्चों से, तब तक उसका फायदा आपको कंपटीशन में नहीं मिलेगा। तो हमें हमारी थियोरी को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है। इससे आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करोगे जिससे आपके जिम्नास्ट अच्छे से मेंटल ट्रेनिंग और जिम्नास्टिक्स का ट्रेनिंग मिला के बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। आपको ये समझना है कि आपको बहुत स्पीड से अगर प्रोग्रेस नहीं दिखे तो भी एक स्नेल के जैसे आप हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हो, उस प्रोग्रेस को अप्रिशिएट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। I am done with my presentation, so I am going to थैंक stop यू my. अमृता मैम, यू ब्रीफ नाइसली। सो हम जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं। सो अगर Yes. आप स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे तो मैं आता हूं। मैम जो हमारा एक पहला क्वेश्चन आया है डॉक्टर रविंदर जी की तरफ से, व्हाट इज सीबीटी एंड कैन वी अप्लाई इन दिस फील्ड? Okay. CBT is cognitive behavioral therapy. Okay. और cognitive behavioral therapy ही हम सीख रहे हैं। I am a CBT practitionist. तो जैसे अलग अलग कोचेस की अलग अलग फिलोसफी होती है, वैसे ही साइकोलॉजी में अलग अलग प्रोफेसर्स ने हम अपनी अपनी फिलोसफी सेटअप की है कि कैसे हम बदलाव ला सकते हैं। सीबीटी कहता है कि आपकी सोच ही आपको बदलने के बिहेवियर में बदल लाने के लिए हेल्पफुल है। तो इसी के लिए इमोशंस एंड बिहेवियर, ये जो मेरा जो टीवी रिमोट कंट्रोल सेल वाला सीबीटी है, और मैं उनको कहना चाहती हूँ कि यही हम सीबीटी ही यूज कर रहे हैं। ओके एंड मैम नेक्स्ट एक आया है बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल मेडल जिम्नास्ट गॉट मेजर इंजुरी एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस एंड द जिम्नास्ट डिसाइडेड टू क्विट द स्पोर्ट्स, हाउ वी विल मोटिवेट एंड चेंज द साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी वे सो दैट वी कैन स्टार्ट अगेन? आपने बताया है बट दोबारा रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल। सबसे पहली चीज जो है कि सर उस फेज को उसको झटकाना नहीं है कि आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। हर किसी को एक्सेप्टेंस की जरूरत है। यही अटैचमेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप उसे एक्सेप्ट करें जैसे भी। अच्छा ठीक है, आपको छोड़ना है, ठीक है, अभी के लिए हम पहले ब्रेक के ऊपर जाते हैं। छोड़ना ये तो बहुत लंबी चीज है, पहले हम ब्रेक ले लेते हैं। थोड़े
टाइम तक हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप सोचना आपको वापस आना है कि नहीं। इस दौरान सिर्फ जिम्नास्टिक से वो दूर नहीं जाता, लेकिन उसके पूरे लाइफ मेंटल हेल्थ ही डिस्टर्ब हो जाता है। इसी के लिए इस दौरान साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन यानी काउंसलिंग की जरूरत है। उसको एनकरेज कीजिए कि अपने रिकवरी, जिम्नास्टिक्स मत करो, लेकिन रिकवर होने के लिए, जल्दी रिकवर होने के लिए साइकोलॉजिकल सेशंस लेना स्टार्ट करो। जैसे ही वो साइकोलॉजिकल सेशंस में आ जाएंगे, उनका सेल्फ अवेयरनेस, उनका इमोशन मैनेजमेंट होने लगता है, फिर उनको रियलिटी समझ में आने लगती है कि यस, प्रॉबेबली छोड़ना ये आखिरी का स्टेप मुझे नहीं लेना है, शायद हम एटलीस्ट एसोसिएटेड रह सकते हैं। स्लोली स्लोली उनको सिर्फ जिम में आके बैठना, आपको हेल्प करना, इतना ही कर सकते हैं। स्लोली स्लोली कंडीशनिंग स्टार्ट हो सकता है। स्लोली स्लोली आपको कंडीशनिंग से उन्हें थोड़ा सा प्लेइंग में लाना है। फिर उनसे छोटी छोटी ऐसी चीजें करवानी है जो उनसे पॉसिबल हो सकती है। ये सब फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस से होना चाहिए, ग्रेजुअली होना चाहिए, कहीं पर भी एकदम जंप लीप नहीं करना है। और फिर आप देखोगे कि वो प्यार जो अंदर का है वो कहीं नहीं जाएगा, वो जिम्नास्टिक वापस से आ जाएगा। ये शायद कुछ महीने लग सकते हैं, आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैम। इन अर्लियर स्टेज ऑफ जिम्नास्टिक, जिम्नास्ट लुक लाइक फिक्स माइंडसेट एंड लेटर ऑन दे सेटिस्फाई ऑन देयर अचीवमेंट्स एंड couldn't fix as earlier. So what is psychology behind this? The last question है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कह रही हूँ कि फिक्स्ड माइंडसेट होना तो काफी आसान है, कि ऐसे समझना कि टैलेंट जो है वो तो स्टैंडर्ड है, ये डेवलप नहीं होगा। फिक्स्ड माइंडसेट क्यों होता है? फिक्स्ड माइंडसेट होता है काफी बार हमारे पेरेंट्स और कोचेस का अगर अप्रोच फिक्स्ड होगा तो वो देख देख के बच्चे वो सीख लेते हैं। इसका मतलब अगर पेरेंट या कोच को ही लगे कि जिम्नास्ट सिर्फ टैलेंट से होता है और वो टैलेंट हम बढ़ा नहीं सकते, तो अगर ये बार बार बच्चे को लगे तो उसका भी सोच वैसे ही होने लगता है। लेकिन अगर आपको बच्चे को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में लाना है, तो आपको टारगेट अप्रोच, जो मैंने इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बोला था, उनको मास्टरी की ओर लेके जाना है, लर्निंग, इंप्रूवमेंट, एफर्ट की ओर लेके जाना है। जितना उन लोग लर्निंग, इंप्रूवमेंट, एफर्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो वो फेलियर को सिर्फ एक पासिंग फेज देखेंगे, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, वो ये देखेंगे कि हम इससे भी बाहर आ सकते हैं। ये ऑप्टिमिज्म, ये होप जो है वो उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सेशन रहा मैम, आपने नाइसली सभी चीजों को क्लियर किया। और मैं कोच माइंडसेट से बताना चाहता हूं सभी को कि हमें लग रहा होगा यार, मैम ने हमें कहा कि आपका बच्चा अगर कॉम्पिटिशन्स में भी गिर जाता है, नहीं करता, तो भी आपको पॉजिटिव रखना है। यस, रखना है, बट हमें अभी वो चीजें नहीं पता चलती, मुझे भी नहीं लगती। हम सोचते हैं यार गए हैं तो मेडल लाना है। क्यों? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जो कि लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के जो स्टेजेस होती है वो हम कहीं ना कहीं लैकिंग में आ जाते हैं। सो अभी कल हमारा जो लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट का सेशन है, हम उसको इस सेशन से कनेक्ट करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस के राइट आंसर मिलेंगे कि यस, आज जो कल हमने साइकोलॉजी में पढ़ा उसका हम कैसे यूज करेंगे। सो वो लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट का भी पार्ट है और टैलेंट आइडेंटिफाइंग का भी। सो हम इन सब चीजों को कनेक्ट करेंगे तो हमें और इजीली ये सब चीजें समझ में आएंगी। यस, सो थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया और काफी अच्छे से ब्रीफ किया है। सो कोई क्वेश्चन राजेंद्र सर? हाँ मैडम, आई रियली कांग्रेचुलेट यू। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बहुत इजी वे से टीचिंग की है, बहुत इजी वे से रिलेट कर, दैट इज द मेन रीजन। रियली आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू। एक छोटा सा चीज बताना चाहती हूँ सर कि मैंने जब मेरा शुरुआत किया था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, तब एक मुंबई साई के कोच ने मुझे बताया था, यू नो, आप कोई स्पेसिफिक गेम्स के ऊपर पहले काम करना स्टार्ट कीजिए। और जिम्नास्टिक्स, शूटिंग, ये मेरे सबसे करियर की शुरुआत से मैंने काम किया है। तो क्योंकि मैंने शुरुआत से फर्स्ट सेशन में कहा था, मैंने ये चैलेंजेस आपके देखे हैं, यू आर प्लेइंग 6 डिफरेंट गेम्स टुगेदर, ऐसा एक आपका माहौल है, 6 लड़कों के, 4 लड़कियों के, या फिर यू नो देयर आर सो मेनी इवेंट्स। दूसरी चीज ऐसी थी सर कि जब मैं एक प्लेयर थी तो मुझे काफी प्रश्न पड़ते थे जिनके उत्तर मुझे कभी नहीं मिले। अब मैं मेरे बच्चों को बोलती हूँ मुझे प्रश्न पूछिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए नहीं बना रहा। जितने क्वेश्चंस बच्चे पूछेंगे उतना उनका थिंकिंग डेवलप होगा, तो ही हम एक ऐसे एथलीट को डेवलप कर पाएंगे जो मैच
ऊपर गलती को सुधार सकता है, नहीं तो और हर बार कोच के पास देखेंगे अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। सो हम एक अच्छे कोच की तरह आसानी से उनको समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आपने ये जो कॉम्प्लीमेंट दिया है इसे मैं बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, और जो मैंने मेरी जिंदगी में सीखा है मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों के कोचेस के साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू मैम। थैंक यू अमृता थैंक यू मैम। सो मच, थैंक यू सो आपने मच। चाइल्ड साइकोलॉजी को जो एक मेरी थॉट थी उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी के लेक्चर बहुत कम होते हैं और वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमने बहुत पढ़ी है, बट चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड दोनों रिलेट हैं, बट आपने बहुत अच्छे से